बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने बेटा लेक्चर में टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस पढ़ी थी, जिसमें हमने इंडिपेंडेंट वॉल्यूम पढ़ा था, इंडिपेंडेंट शेप पढ़ा था और उसके साथ हमने डिफ्यूजन पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अगर आपके पास गैसेस की होती है, ठीक है, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन, जब इन ऑर्डर टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर, तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। फिर हमने इफ्यूजन पढ़ा था कि अगर वो मिक्सिंग कंट्रोल्ड वे में हो और एक स्मॉल होल की मदद से हो, जो कि मॉलिक्यूलर डायमेंशन मॉलिक्यूलर साइज़ के इक्वल हो वो होल, तो उसको हम जो 1 बाय 1 आपके पास स्प्रेडिंग होती है गैस मॉलिक्यूल्स की, तो उसको हम इफ्यूजन बुलाते हैं, ठीक है। अभी जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इस आपके पास एक्टिविटी 5.1 है, जिसमें आपको दिया गया है कि आपने एक जार लेना है, ठीक है, जिसमें रेडिश ब्राउन कलर ब्रोमीन वेपर्स हो आपके पास, ठीक है, और उसके ऊपर आपके पास क्या है, एक एयर वेपर्स है आपके पास, मतलब एयर है आपके पास, ठीक है। तो ये एयर है और आपके पास ये ब्रोमीन वेपर्स है आपके पास, ये ब्राउन कलर के, ठीक है। इस जार को आपने उल्टा करना है, ठीक है। जैसे आप उसको उल्टा करोगे तो क्या होगा कि जो ब्रोमीन वेपर्स है वो मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे इस एयर के साथ, ठीक है। इस एयर के साथ वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, मिक्स होना, ठीक है। और तब तक मिक्स होंगे जब तक आपके पास एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बन जाता, ठीक है। तो ये आपके पास एक डिफ्यूजन का एक आम एग्जांपल है। इसी तरह से इफ्यूजन और डिफ्यूजन के और एग्जांपल आपके लाइफ में है, जैसे बर्स्टिंग ऑफ टायर जो होता है, जब टायर फट रहा होता है तो वो आपके पास डिफ्यूजन है, क्योंकि वहाँ पे स्पॉन्टेनियसली जो एयर है, वो जो टायर के अंदर एयर है वो बाहर वाले एयर के साथ मिक्सअप हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो पंक्चर होता है आपके पास, जिसमें एक होल के ज़रिए बाहर निकल रही होती है हवा, तो वो आपके पास क्या है, इफ्यूजन है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए पॉइंट्स टू पॉन्डर, आपके पास एक बात आपसे पूछी गई, आपको एक चीज़ ज़ेर गौर आपको लाने की के लिए मदऊ किया गया है, आपसे बोला गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको कह रहे हैं कि वाई अ गैस फिल्ड बलून फ्लोटिंग अप इन द रूम कम्स डाउन आफ्टर अ डे और टू, कि आपके पास एक गैस फिल्ड बलून है और वो रूम में ऊपर आपके पास फ्लोट कर रही है, तो वो 1-2 दिन बाद नीचे क्यों आ जाती है, ठीक है। तो आपको इसका पता होना चाहिए। जैसे हमने कल पढ़ा था इफ्यूजन, ठीक है, अगर हम एयर को, मतलब जो बलून है उसको हमने गैस से फिल भी किया हुआ है और उसका हमने टाइटली बाउंड भी किया हुआ है, टाइटली हमने उसको बांधा हुआ है, ठीक है, तब भी क्या होगा कि उसमें से इफ्यूजन अकर होगा, और जब इफ्यूजन अकर होगा तो उसमें से गैस मॉलिक्यूल जो है वो बाहर जाएंगे, एस्केप करेंगे 1 बाय 1, एंड अ टाइम विल रीच जब वो सारे गैस मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाएंगे और बलून आपके पास नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बता रहे कि आपने कभी इस पे गौर किया है, तो जब भी आप इस पे गौर करोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपने आंसर क्या करना है, क्योंकि आपके पास वो जो बलून होता है जिसमें गैस आपके पास होता है, उसमें इफ्यूजन का फिनोमेना आकर होता है इफ्यूजन का, ठीक है, और उससे स्मॉल होल के ज़रिए वो हवा बाहर निकल रही होती है, जो होल्स उनमें होते हैं, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है कि वो गैस जो है उससे वो खाली हो जाता है वो बलून, और वो नीचे आके मतलब नीचे गिर जाता है, ठीक है, फिर मतलब वो ऊपर फ्लोट नहीं कर रहा होता, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेशर, ठीक है। प्रेशर किसे कहते हैं, तो हमने प्रीवियस ग्रेड में पढ़ा था कि प्रेशर इज़ द फोर्स अप्लाइड आर एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता रहे कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। ये हमने कल पढ़ा था कि प्रेशर गैस के मॉलिक्यूल के अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान, तो वो क्या होते हैं, बहुत वीक होते हैं। इस वजह से गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं, ठीक है। जब अब वो मोशन में होंगे तो वो क्या करेंगे, अब रैंडम मोशन होती है तो रैंडम मोशन में कोलिजन अकर होगी। हमने कल पढ़ा था कि दे कोलाइड विद वन अनदर, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक है, इस वजह से वो रैंडम मोशन में है, जिसकी वजह से वो कोलाइड कर रहे हैं विद ईच अदर। तो ये कोलिजन आपके पास एक तो उनके दरमियान होती है, दूसरा उनके और वॉल्स ऑफ कंटेनर के दरमियान भी होती है, मतलब कि वो एक दूसरे के साथ भी टकरा रहे होते हैं और कंटेनर के वॉल्स के साथ भी टकरा रहे होते हैं। अब जब गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर के वॉल के साथ टकराते हैं तो कंटेनर का जो सरफेस एरिया है उस पर वो एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, एक फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, और उस फोर्स को हम कहते हैं गैस प्रेशर। दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब प्रेशर किसे कहते हैं, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पर यूनिट एरिया ऑफ द कंटेनर इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। और
गैस कर रहा है तो हम उसको गैस प्रेशर कहेंगे, ठीक है। जैसे आपने उसका एक इक्वेशन भी पढ़ा था, P इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई ए, एफ इज फॉर फोर्स एंड ए इज फॉर एरिया, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन वाइल दैट ऑफ एरिया इज अ मीटर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास लेंथ के यूनिट के ऊपर स्क्वायर हो दैट मीन्स कि वो एरिया आपके पास है, और अगर इसके ऊपर क्यूब हो तो वो वॉल्यूम होगा आपके पास, ठीक है। हेंस द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे न्यूटन लगा दे और यहाँ पे मीटर स्क्वायर लगा दे, तो हमारे पास जैसे एफ डिवाइड बाई ए, तो यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हेंस द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ऊपर -2 लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे स्लैश लगा के ऊपर 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस तरह करें तो ऊपर 2 लिख सकते हैं फिर, लेकिन अगर हम इस तरह लिखना चाहते हैं तो हम न्यूटन डॉट मीटर और ऊपर -2 लिखेंगे। इसको हमने बयान कैसे करना है, तो हमने इस तरह कहना है इसको कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसी को पास्कल भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पास्कल। आपने पास्कल प्रिंसिपल पढ़ा था ना, वो साइंटिस्ट था जिन्होंने प्रेशर पे बहुत ज़्यादा काम किया था। तो प्रेशर का यूनिट भी आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है, और इसको हम पास्कल भी बुलाते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद PA, ठीक है। पास्कल बहुत स्मॉल यूनिट है आपके पास प्रेशर का, ठीक है। पास्कल इज़ वेरी स्मॉल यूनिट इन प्रेशर, तो हम इसके लिए बिगर यूनिट यूज़ करते हैं, और बिगर यूनिट के लिए हम प्रीफिक्सेस लगाते हैं। जैसे आपने वहाँ पे पढ़ा था किलो है, किलो का मतलब होता है 1000 एंड पास्कल मतलब कि 1000 पास्कल। आपके पास ये क्या है, किलो पास्कल हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। क्या बताया गया कि जैसे आपके पास इक्वेशन है कि प्रेशर इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम पास्कल भी बुलाते हैं, ठीक है। और पास्कल इज़ वेरी स्मॉल यूनिट, पास्कल बहुत स्मॉल यूनिट है मेजरमेंट में, तो इसके लिए हम बिगर यूनिट इसका यूज़ करते हैं, एंड दैट इज़ किलो पास्कल, ठीक है। सी लेवल पे आपके पास जो प्रेशर होता है वो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास जो सी लेवल पे प्रेशर होता है वो होता है 760 मिलीमीटर ऑफ HGR। इसको हम 760 टर बुलाते हैं, ठीक है। इट इज़ टर्म्ड एज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ HGR, 760 टर, ठीक है। और इसको अगर हम पास्कल में लिखना चाहते हैं तो 101.325 किलो पास्कल आर 101.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। 1 मिलीमीटर ऑफ HG आपके पास 1 टर के इक्वल होता है, ठीक है। ये दोबारा समझ लीजिए, प्रेशर आपके पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू एफ पर ए, मतलब एफ डिवाइडेड बाय ए। अब फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और एरिया का है मीटर स्क्वायर, तो हमने लिखा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये इक्वल होता है 1 पास्कल के, ठीक है। अब पास्कल छोटा यूनिट है, तो हमने कहा कि इसके लिए हम लार्ज यूनिट यूज़ करते हैं, दैट इज़ किलो पास्कल। किलो पास्कल का मतलब क्या होगा, 1000 पास्कल, ठीक है। सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास क्या है, 760 मिलीमीटर ऑफ HGR, 760 टर, ठीक है। अब गैसियस प्रेशर किसे कहते हैं, तो प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर बाय गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल जो वॉल्स ऑफ कंटेनर पे प्रेशर लगाते हैं बाय थ्रू कोलिजन, तो उसको हम क्या कहते हैं, गैस प्रेशर, ठीक है। हम डिफाइन करना चाहें तो फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर बाय गैसियस मॉलिक्यूल, तो उसको हम क्या कहेंगे, गैसियस प्रेशर, ठीक है। अभी गैसियस प्रेशर क्यों काज होता है, तो हमने पढ़ा कि गैसेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, क्योंकि उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से वो कोलिजन करते हैं। कोलिजन अब अदर मॉलिक्यूल के साथ भी हो सकता है, एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखें, ये मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में है, कोई इस तरफ जा रहा है तो कोई इस तरफ, इसी तरह से ये वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर इस एरिया को हम थोड़ा सा बड़ा करें तो ये देखिए, ये सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर हुआ, ये वो मॉलिक्यूल है आपके पास, ठीक है। जब ये यहाँ पे हिट करता है, कोलाइड करता है, तो ये यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेगा। अब फोर्स अप्लाई करेगा इस एरिया पे, तो फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास 1 ATM है या 760 मिलीमीटर ऑफ HG है, बट एट सी लेवल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो वो इस तरह से मालूम करते हैं,
इसके लिए जो आला यूज़ होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, उसको बैरोमीटर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? बैरोमीटर। ठीक है। आम जो प्रेशर हम मेजर करते हैं उसको हम एमीटर बुलाते हैं, सॉरी एमीटर नहीं, मानोमीटर बुलाते हैं। ठीक है, मानोमीटर। एमीटर इज़ फॉर करंट मेजरमेंट। ठीक है, तो मानोमीटर आपके पास नॉर्मल प्रेशर मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं, एक आला होता है। ठीक है, ये जो आपके पास बैरोमीटर है इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होती है कि इसमें एक कंटेनर होता है जिसको मरकरी से फिल किया हुआ होता है, और एक आपके पास एक 1000 mm लॉन्ग एक ट्यूब होता है जिसका एक सिरा खुला होता है, दूसरा सिरा बंद होता है। ठीक है, और उसमें मरकरी डाली गई होती है। फिर उसको इन्वर्ट करते हैं, उल्टा करते हैं इस कंटेनर में, तो वो मरकरी अपनी डेंसिटी की वजह से नीचे आने की कोशिश करती है, जबकि यहाँ पे जो एयर इस कंटेनर में जो मरकरी है उस पर लग रहा है, तो वो इस मरकरी को नीचे नहीं आने दे रहा होता, इस मरकरी को नीचे नहीं आने दे रहा होता। इस वजह से ये मरकरी कुछ टाइम तक नीचे आ जाती है, फिर उसके बाद नीचे नहीं आ रही होती। तो जब इन्होंने सी लेवल पे चेक किया तो ये मरकरी 760 मिलीमीटर तक नीचे आ गई, फिर उसके बाद नीचे नहीं आ रही थी। तो इन्होंने इस प्रेशर को, वो प्रेशर जो इस मरकरी कॉलम को 760 मिलीमीटर ऑफ इंची तक बढ़ा देता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी लेवल पे ये आपके पास 760 मिलीमीटर ऑफ इंची है, और हमने पढ़ा था कि जब भी हम ऊपर जाते हैं, मतलब कि हिली एरियाज़ में जाते हैं, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होता है। क्यों डिक्रीज़ होता है? क्योंकि एयर डेंसिटी कम होती जाती है। अगर एयर डेंसिटी मतलब कम होगी, मास कम होगा, ठीक है, तो यहाँ पे तो प्रेशर जो लग रहा है तो एयर मॉलिक्यूल्स के वज़न की वजह से लग रहा है ना, कि एयर मॉलिक्यूल्स के का जो वज़न है वो यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, यहाँ के साथ हिट करके, तो वो प्रेशर आपके पास अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो जब आप ऊपर जाते हो हिली एरियाज़ में, तो ये डेंसिटी कम होती जाती है गैस मॉलिक्यूल की, जिसकी वजह से प्रेशर भी क्या होता जा रहा होता है? कम। ठीक है, तो सी लेवल पे आपके पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज 760 मिलीमीटर ऑफ इंची, आर 1 ATM। ठीक है, आर 760 टर। ठीक है, और अगर आप ऊपर जाते हो हिली एरियाज़ में तो वो आहिस्ता आहिस्ता से कम होता जाता है। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट जो आपके पास प्रॉपर्टी है दैट इज़ कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी आपके पास, अब लास्ट में देखिए एबिलिटी का वर्ड यूज़ हुआ है, दैट मीन्स कि एबिलिटी टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम। कंप्रेस कहते हैं डिक्रीज इन वॉल्यूम को। ठीक है, तो जब भी आपके पास गैस अपना वॉल्यूम जो है वो कम करता है, तो उस किसी भी चीज़ में अगर अपना वॉल्यूम कम करने की सलाहियत मौजूद हो तो उसको कंप्रेसिबल कहेंगे। ठीक है, तो गैसेस जो होते हैं वो भी हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। क्यों होते हैं? तो हमने पढ़ा था कि गैसेस मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है। इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स पार अवे होते हैं और उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती है, जिनको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कहते हैं। ठीक है, जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो गैस मॉलिक्यूल्स पे जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं, जिसकी वजह से वो खाली जगह जो होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो कम होती है। ठीक है, जिसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है, और जब वॉल्यूम आपके पास डिक्रीज़ होता है तो उसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी या कंप्रेशन कहते हैं उसको। ठीक है, और किसी भी चीज़ में अगर ये खासियत मौजूद है कि वो कंप्रेस कर सकता है खुद को, अगर जब उस पर प्रेशर आप बढ़ा लो तो उसको कहेंगे कंप्रेसिबिलिटी। तो यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी की डिफिनीशन आपको दी गई है कि द चेंज इन वॉल्यूम पर चेंज इन प्रेशर। आप प्रेशर में चेंज आ रहे हो और उसकी वजह से जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है किसी भी गैस या किसी भी सब्सटेंस में, तो किसी भी सब्सटेंस की ये खासियत कि वो चेंज इन प्रेशर के साथ अपने वॉल्यूम में भी चेंज लाए, तो इसको हम कहेंगे कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, लेकिन ये चेंज आपके पास क्या होगा? नेगेटिव चेंज होगा, मतलब वॉल्यूम इसमें डिक्रीज़ होगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, अगर आप प्रेशर कम करते हो और वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, तो वो आपके पास फिर है एक्सपेंशन। ठीक है, तो एक्सपेंशन और कंप्रेसिबिलिटी ये दो प्रॉपर्टीज़ है गैसेस के। गैसेस पे जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो कंप्रेस होते हैं, उनका वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है, और जब आप उससे प्रेशर रिलीज़ करते हो तो वो एक्सपेंड होते हैं, उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कंप्रेसिबिलिटी की बात की गई है। तो एबिलिटी टू डिक्रीज़ या टू चेंज इट्स वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। जैसे यहाँ पे देखिए कंप्रेसिबिलिटी मींस एबिलिटी डिक्रीज इन साइज और वॉल्यूम। साइज या वॉल्यूम में डिक्रीज की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, गैसेस हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये हमने पढ़ा था। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? फार अवे फ्रॉम ईच अदर होते हैं, हैविंग लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये गैसेस है, इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर है, जिसके दरमियान ये खाली जगह बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वॉल्यूम इनका क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, तो
अगर हम इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम पड़ जाते हैं और इनका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे देखिए तो ये वॉल्यूम क्या है, कम है। ठीक है, तो ये आपको बताया जा रहा है कि जब आप किसी गैस पे प्रेशर अप्लाई करते हो तो उनके मॉलिक्यूल जो पहले एक दूसरे से दूर थे वो एक दूसरे के करीब आते हैं, जिसकी वजह से एम्प्टी स्पेसेस कम होती है और इनका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, ये कंप्रेस्ड मॉलिक्यूल है, जबकि आपके पास नॉर्मल स्टेट है, ऑर्डिनरी कंडीशन में है आपके पास। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस डिक्रीज़ हो गई है, जबकि वॉल्यूम भी उसके साथ क्या हो गया है, डिक्रीज़ हो गया है। ठीक है, अब मैटर कंप्रेसिबिलिटी क्या है, मैटर एबिलिटी। मैटर्स एबिलिटी आपके पास मैटर की वो हासियत या टेंडेंसी जिसके ज़रिए वो अपने वॉल्यूम को चेंज करे या डिक्रीज़ करे पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे चेंज की जगह अगर आप डिक्रीज़ लिख दें तो बेटर होगा आपके पास। ठीक है, फिर मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी एबिलिटी टू मूव को कहते हैं। ठीक है, एबिलिटी टू मूव, जहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन बिकॉज ऑफ द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हमने पढ़ा था कि गैसेस मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होते हैं, जिसकी वजह से वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और इस मोमेंट को हम मोबिलिटी कहते हैं, एबिलिटी टू मूव। ठीक है, एबिलिटी टू मूव। देखिए मोबिलिटी मींस एबिलिटी टू मूव। हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस जो होते हैं वो कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होते हैं, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और एम्प्टी स्पेसेस। ठीक है, दैट इज़ वाई गैसेस फ्लो एंड कैन बी ट्रांसफर थ्रू पाइप्स और लॉन्ग डिस्टेंसेस। इसी वजह से गैस जो है वो मूव करते हैं या फ्लो करते हैं और उनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, थ्रू पाइप्स। इसीलिए अगर आपने ये नेचुरल गैस के पाइप्स वगैरह देखे होंगे तो ये आपके पास क्या होते हैं, गैस को सप्लाई करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए दोबारा से समझा रहा हूँ, मोबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू मूव। क्यों होता है, तो वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं गैस मॉलिक्यूल के दरमियान, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स का होल्ड ओवर वन अनदर क्या होता है, कम होता है, पकड़ कम होती है एक दूसरे के ऊपर। इसकी वजह से वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन क्या है, मोबिलिटी की का फ़ायदा आपके पास क्या है, एडवांटेज क्या है आपके पास, तो इस वजह से हम उसको गैस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, नेचुरल गैस वगैरह को, थ्रू पाइप्स और लॉन्ग डिस्टेंसेस, पाइप्स के ज़रिए लॉन्ग डिस्टेंसेस पे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास है दैट इज़ डेंसिटी। डेंसिटी मींस मास पर यूनिट वॉल्यूम, कसाफत इसको बुलाते हैं उर्दू। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। न्यूमेरिकली या मैथमेटिकली हम इस तरह लिखते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम m डिवाइडेड बाय v। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि डेंसिटी और मास के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि डेंसिटी और वॉल्यूम के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। अगर मास बढ़ेगा वॉल्यूम सेम रहेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, अगर मास सेम रहेगा लेकिन वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। ठीक है, अच्छा तो इस फार्मूला से आपके पास ये क्लियर है कि डेंसिटी आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू वॉल्यूम। ठीक है, द गैस occupies all the space available to it because there are weak intermolecular forces and empty spaces between the molecules of gases which increase its volume, so density of the gas is very low as compared to the same amount of liquid or a solid। अगर आपके पास सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड और सॉलिड है, मतलब कि मास सेम है आपके पास, ठीक है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो आपके पास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे कि हम गैसेस का देखते हैं तो गैसेस आपके पास ऑल अवेलेबल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा होता है, जबकि लिक्विड्स जो होते हैं वो भी वॉल्यूम उनका फिक्स होता है, जबकि सॉलिड का भी वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। तो अगर हम मास को सेम रखें और वॉल्यूम को चेंज करें, गैसेस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो उससे चूँकि वॉल्यूम और डेंसिटी के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है, तो इससे क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो ज़्यादा है, तो इस वजह से डेंसिटी उसकी डिक्रीज़ होगी, कम होगी बनिस्बत लिक्विड और सॉलिड के। ठीक है, जैसे आपके पास एक एग्जांपल है आपके लिए कि डेंसिटी ऑफ गैसेस आपके पास लो होगी देन लिक्विड एंड सॉलिड। एग्जांपल ये है कि गैसियस ऑक्सीजन की डेंसिटी कितनी होती है, 0.00142 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर प्रेशर आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और टेम्परेचर आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ऑक्सीजन की डेंसिटी कितनी होगी, 0.00142 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास लिक्विड ऑक्सीजन है तो उसकी डेंसिटी 1.149 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है,
0.00 और ये क्या है 1.149, दैट मीन्स कि ये इंक्रीज है, ज़्यादा है, ठीक है, एट -1 और 3 डिग्री सेंटीग्रेड। और सॉलिड ऑक्सीजन की डेंसिटी क्या होती है 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट -52 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ पे ये टेम्परेचर देखिए ये चेंज हो रहा है, ये टेम्परेचर या ये देखिए तो ये चेंज हो रहा है, तो इसकी हम यहाँ पे इसको कांस्टेंट नहीं रखेंगे। हमने कांस्टेंट कैसे रखना है, मास को सिर्फ, ठीक है, कि अगर आपके पास मास सेम हो, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी आपके पास जब वो गैसियस स्टेट में होगा तो वो इतनी होगी ऑक्सीजन की डेंसिटी, और गैसियस स्टेट में वो कब होता है, जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, -1 और 3 पे जब वो लिक्विड स्टेट में होता है तो तब उसकी डेंसिटी इतनी होगी। एंड सॉलिड जब वो -252 पे होता है तो उसकी डेंसिटी फिर आपके पास इतनी होगी। तो अगर आप देखें तो ये और ये वैल्यूज़ अगर आप कंपेयर कर ले तो ये सबसे ज़्यादा है, फिर ये है और फिर ये है। अब गैसेस की डेंसिटी सबसे लो होगी बनिस्बत लिक्विड के और बनिस्बत सॉलिड के, ठीक है। जैसे ये देखिए डेंसिटी मींस मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। अब मास किससे होता है, ड्यू टू मॉलिक्यूल, जबकि वॉल्यूम किससे होता है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल प्लस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, के साइज ऑफ मॉलिक्यूल कितना है और उसके साथ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कितने हैं, अगर इन दोनों को हम सम अप कर ले तो उससे वॉल्यूम ऑफ गैस आ जाएगा, ठीक है। तो मास आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट है, हम वॉल्यूम सिर्फ चेंज करें या वॉल्यूम कांस्टेंट रख के मास चेंज करें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं तो वो लेस डेंसर होंगे क्योंकि उनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। लिक्विड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मोर डेंसर होते हैं क्योंकि उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं, जबकि सॉलिड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, और इस वजह क्योंकि उनके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ, देखिए, तो आपके पास परस करें 1 लीटर बोतल है आपके पास, 1 लीटर मीन्स कि वॉल्यूम उसका 1 लीटर है आपके पास, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ पे मैं फिक्स रख रहा हूँ, और 3 नंबर है आपके पास, कितने हैं वो बोतल, 3 है आपके पास। एक में हमने एयर बंद किया हुआ है, दूसरे में हमने लिक्विड वाटर डाला हुआ है, तीसरे में हमने सॉलिड डाला हुआ है, मतलब सैंड डाला हुआ है। अब आप इनका मास मालूम कर ले। जाहिर बात है इस एयर वाला हल्का होगा, ये वाला क्या होगा, भारी होगा, और ये वाला उससे भी भारी होगा, ठीक है। तो मास चेंज हो रहा है इसका, इसका और इसका, ठीक है। वॉल्यूम तो सेम है ना, ये भी 1 लीटर है, ये भी क्या है 1 लीटर ही है, और ये भी क्या है 1 लीटर ही है। तो हम यहाँ पे इसको रख रहे हैं मास ऑफ गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम कहते हैं ना डेंसिटी। तो मास ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेंसिटी आपके पास ऑफ गैस हो गई। मास ऑफ लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपके पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गई। एंड मास ऑफ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपके पास डेंसिटी ऑफ सॉलिड हो गई, ठीक है। अब आप इस मास को जो गैस का है उसको 1 लीटर पे डिवाइड करें तो उससे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो बहुत कम होगी, बनिस्बत इस मास को आप इस पे डिवाइड करें, इस मास को आप इस पे डिवाइड करें, तो आपके पास ये रिलेशनशिप आ जाएगा कि डेंसिटी ऑफ गैस आपके पास कम होगी, लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स आपके पास फिर लेस होगी देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, क्लियर। इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे लॉस रिलेटेड टू गैसेस।